हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं बाल मुकुंद आपका स्वागत करता हूं संस्कृत आस्था यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हाजिर हूं आप सबके लिए एक पर्यावरण का बहुत ही बेहतरीन सेट लेके, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। एनसीईआरटी बेस पर आज के इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के सभी क्वेश्चन होंगे और आपकी परीक्षा में यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट, एनसीईआरटी बेस पर ही अधिकतर प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्नों को। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में 4R में R1 से क्या तात्पर्य है। ये 4R है, ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। तो 4R होता है जिसमें R1 होता है, R2 होता है, R3 होता है, R4 होता है और इन चारों R का मतलब होता है जो कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित होता है। तो आज हमको देखना है कि 4R में R1 से क्या तात्पर्य है, साथ ही साथ चारों प्रकार के R1, R2, R3, R4 को जानेंगे कि इन चारों प्रकार के R से क्या मतलब होता है। तो आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है रिफ्यूज़, इसका हिंदी का अर्थ होता है मना करना। ऑप्शन बी है रिड्यूस, मतलब कम करना, और रीयूज़ मतलब पुनः प्रयोग करना, और रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रण करना। ये चार ऑप्शन दिया गया है। तो चारों ऑप्शन में से R1 का क्या मतलब होता है, यहाँ ऑप्शन हमने क्रम से लगाया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सको। तो R1 का मतलब होता है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। प्रदूषण, जैसे प्रदूषण में हम कचरा, कूड़ा, प्लास्टिक इत्यादि इधर उधर फेंकते हैं। तो इसके लिए, इस प्रदूषण को बचाने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए 4R बनाए गए हैं, जिसमें R1 मतलब पहले R का मतलब होता है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब मना करना। आप मना करिए, किसी को समझाइए कि इस तरह से प्रदूषण बढ़ता है, आप प्लास्टिक को या फिर कूड़े कचरे को इस तरह अन्यत्र कहीं भी मत फेंकिए। R1 हो गया। आगे बढ़ते हैं R2 से। R2 के बारे में समझते हैं। तो जो R2 है आपका, R2 का मतलब होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, अर्थात प्रदूषण जिससे भी हो रहा है, चाहे जिस प्रकार का प्रदूषण हो, उसका जो कारण है उसको आप कम करिए। जैसे कोई भी रेफ्रिजरेटर हुआ, फ्रिज हुआ, कूलिंग, जितने भी सिस्टम हैं सबसे CFC गैस निकलती है, प्रदूषण होता है जिससे। अच्छा, कूड़े कचरे को इधर फेंकना, तो इसको हम चाहें तो कम कर सकते हैं, कुछ हद तक ज़रूर कम कर सकते हैं। तो उसको कम करना R2 का मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं R3 का। R3 का मतलब होता है, R3 का मतलब होता है रीयूज़, मतलब पुनः उपयोग करना। यानी कचरे से अगर पुनः उसका उपयोग कर लिया जाए तो प्रदूषण कम होगा। और जैसे प्लास्टिक की बोतलें इत्यादि फेंकी जाती हैं तो उनसे आप कुछ और कलाकारी कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, उनका पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो उसी का मतलब R3 का होता है, जिसे रीयूज़ कहा जाता है। और चौथे R का मतलब होता है रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब होता है पुनः चक्रण करना। यानी कोई चीज़ आप यूज किए, उसको रख दिए, उसको पुनः यूज़ किए, फिर रख दिए, इस प्रकार से चक्रण करना, यानी उसको प्रदूषण का कारण न बनने देना ही R4 का मतलब होता है। तो इस तरह आप जो है R1, R2, R3 और R4, इन चारों R का मतलब क्रम से ज़रूर जानिए। R1 का मतलब होता है रीयूज़, R2 का मतलब होता है रिड्यूस, R3 का मतलब होता है रीयूज़ और R4 का मतलब होता है रिसाइकिल। उसका हिंदी अर्थ भी हमने लिख दिया है, आप इसको ज़रूर याद करिए, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन चारों R को 4R के नाम से जाना जाता है, जिसे आपने समझ लिया होगा। तो अगर बात करते हैं इस प्रश्न की कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो R1 का तात्पर्य रीयूज़ होता है, अर्थात ऑप्शन आ आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये जो भी यहाँ आपको आंसर मिलने वाला है वो टोटल NCERT बेस पर है। कितने भागों में बांटा गया है ये हम लोग देखेंगे। तो पर्यावरण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, तो ये एक है प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण, प्राकृतिक
या फिर भौतिक पर्यावरण, और दूसरा जो है वो मानवीय या सामाजिक पर्यावरण, ये दो प्रकार का होता है। तो पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक या फिर भौतिक पर्यावरण या फिर मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अजैविक घटक के अंतर्गत आने वाला सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ सौर ऊर्जा के बारे में पूछा गया है, और इसके लिए तो सरकार भी बहुत ही ध्यान दे रही है। ऊर्जा को बचाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करने की सलाह देती है सरकार भी। तो इसको भी एक जो है पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का रीजन माना जाता है। अब पूछा गया है अजैविक घटक के अंतर्गत आने वाला जो सौर ऊर्जा है वो किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन में दिया गया है नवीकरण, अनवीकरण, और ऑप्शन सी दिया गया है दोनों सही है, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसमें से कौन सा आप लगाएंगे। मुख्य देखिए इसमें जो है वो है आपका नब्बी और अनब्बी, नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय। नव्यकरणीय का मतलब क्या होता है, ऊर्जा का ऐसा साधन जो समाप्त होने के बाद पुनः उसका नवीनीकरण हो जाए, पुनः फिर हमें मिल जाए। और अनवीकरण का मतलब होता है कि एक बार समाप्त होने के बाद जब एक बार वो समाप्त हो जाए तो पुनः हमको ना मिले, तो वो अनवीकरण कहलाता है। तो यहाँ देखना है सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, क्या वो समाप्त होने के बाद पुनः हमको मिलता है। तो हम देखते हैं कि सूर्य की ऊर्जा, आज जैसे सुबह हुई दिन भर हमको सूर्य की ऊर्जा मिली, उससे हमने खूब प्रयोग किया, और जैसे शाम हुआ, शाम होने के बाद अगले दिन पुनः फिर हमको सूर्य की ऊर्जा मिलती है, अर्थात इसका नवीनीकरण होता रहता है, प्रतिदिन हमको मिलता रहता है। तो इस प्रकार सौर ऊर्जा जो है आपको सोचना है कि किस ऑप्शन को आप सही करेंगे, आ को सही करेंगे कि बा को सही करेंगे। तो कुल मिला के सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरण साधन है, क्योंकि ये नया होता रहता है, हमेशा मिलता रहता है। तो नव्यकरणीय आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है आपका अपशिष्ट कितने प्रकार का होता है। अपशिष्ट के बारे में पूछा गया है। तो अपशिष्ट जो है आपका एक तो ऐसा अपशिष्ट होता है जो ठोस रूप में होता है, एक ऐसा अपशिष्ट होता है जो ठोस रूप में होता है, ठोस होता है, और एक ऐसा अपशिष्ट होता है जो द्रव रूप में होता है या द्रव रूप में होने के काबिल होता है, और एक ऐसा अपशिष्ट होता है जो गैसीय रूप में होता है, गैसीय अपशिष्ट होता है। तो ये कुल मिला के आपके तीन प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, एक ठोस अपशिष्ट होता है, एक द्रव अपशिष्ट होता है, गैसीय अपशिष्ट होता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 3। जी हाँ, चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, 3। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ डेली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। तो पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखते हैं। पूछा गया है उर्वरक निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपशिष्ट है। अपशिष्ट को लेकर ही ये क्वेश्चन है। तो उर्वरक को पूछा गया ये किस प्रकार का अपशिष्ट है। ऑप्शन में है ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट, गैसीय अपशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो 3 प्रकार का अपशिष्ट होता है जो कि आपके ABC ऑप्शन में दिया गया है, इनमें से कोई ना कोई एक सही होगा। उर्वरक को आपको देखना है। तो कुल मिला के उर्वरक जो है वो किस प्रकार का है, तो वो द्रव अपशिष्ट है। उर्वरक क्योंकि गलने वाली चीज़ है। आप देखते हैं खेत में उर्वरक को बोया जाता है तो उसी में गल जाता है, विलीन हो जाता है, अर्थात इसको आप द्रव अपशिष्ट के अंतर्गत रखेंगे। कुल मिला के आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवें क्वेश्चन को। छठवां क्वेश्चन आपका है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, भोपाल गैस त्रासदी से एक क्वेश्चन पिछली बार यूपी टेट में आया था और हमेशा आता रहता है। ये पॉइंट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो एक यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड, जी हाँ, यूनियन कार्बाइड यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड
पेस्टिसाइड, इस प्रकार की एक फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में एक प्रकार की गैस जिसको आइसोसाइनाइड कहा जाता है, मेथिल आइसोसाइनाइड, जिसको शार्ट में आप जान सकते हैं MIC, जी हाँ MIC, इस प्रकार की गैस का अचानक रिसाव हो गया था, जिससे बहुत ही लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत ही हानि हुई थी। ये घटना हुई थी दिसंबर 1984 में, जी हाँ दिसंबर 1984 में ये घटना हुई थी। और फैक्ट्री का नाम आप याद रख सकते हैं, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड। और ये घटना भोपाल की है, भोपाल में ये घटना हुई थी। तो आपको 2-3 पॉइंट यहाँ से याद करना है। दिसंबर 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री में मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत ही भयावह स्थिति थी। तो इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। यहाँ पूछा गया भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, मतलब कब हुई थी, तो आप सुन चुके हैं दिसंबर 1984 में हुई थी, अर्थात आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आ गया है। पूछा गया है धुआं किस प्रकार का अपशिष्ट है, द्रव अपशिष्ट, गैसीय अपशिष्ट, जलीय अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको जानना होगा कि धुआं किस प्रकार का अपशिष्ट है। तो धुआं जो है आप जान सकते हैं गैस के रूप में होता है, इसलिए जो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, गैसीय अपशिष्ट। आते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन फिर भोपाल गैस त्रासदी को लेकर है। इसमें पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस प्रकार की गैस का स्राव हुआ था। इसमें आपका 4 ऑप्शन है, MIG, MIC, NIC, LIC। तो आप जानते हैं कि मेथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC ये गैस है, इसका पूरा नाम है मेथाइल आइसोसाइनाइड, ये इसका पूरा नाम है, तो याद रखेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी सही होगा, MIC। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपको मिल गया भोपाल गैस त्रासदी को लेकर। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 9वें क्वेश्चन को। 9वां क्वेश्चन जो है वो है ऐसी वस्तुएं जो मानव निर्मित है क्या कहलाती हैं, यानी जिसको मानव बनाता है। ऐसी वस्तुएं जो मानव निर्मित हैं क्या कहलाती हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है मानवीय या सामाजिक पर्यावरण, प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण, और एक है अलौकिक पर्यावरण, और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन है मानव निर्मित वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो मानव निर्मित वस्तुएं यहाँ पर आपको देखना है कि मानव निर्मित वस्तुएं, तो मानव निर्मित वस्तुएं मानवीय या सामाजिक पर्यावरण कहलाती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मानव निर्मित यानी मानवीय सामाजिक पर्यावरण कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो गया। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, 10वें क्वेश्चन को। तो 10वां क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो है DDT। जी हाँ, आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, वो है DDT। चलिए, तो इस प्रकार 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वें क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन है एम्बेस्टास जो कि एक रेशेदार सिलिकेट होता है, सिलिकेट रसायन होता है। एम्बेस्टास जो कि एक रेशेदार सिलिकेट रसायन होता है, किस बीमारी का कारण है। तो एम्बेस्टास को याद रखेंगे। इसके लिए पूछा गया ये किस बीमारी का कारण बनता है। ऑप्शन में है श्वसन बीमारी, नींद की बीमारी, आँख की बीमारी, हृदय रोग। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, श्वसन बीमारी। जी हाँ, एम्बेस्टास एक ऐसा रेशेदार सिलिकेट रसायन होता है जो कि श्वसन बीमारी का कारण होता है। तो इस प्रकार 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो गया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने 12वें क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारे से होने वाला रोग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है।
और आने की पूरी संभावना है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है पारे से होने वाले रोग के बारे में, क्षय रोग, मिनमाता रोग, बाणथा रोग, इनमें से कोई नहीं। तो आपने ऑप्शन चुन लिया होगा क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पारे से होने वाला जो रोग है वो मिनीमाता रोग है, मिनीमाता रोग है, मिनीमाता रोग है। जी हाँ, वो रोग जो है वो मिनीमाता रोग है। तो वो मिनीमाता रोग है। इस प्रकार 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वें क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा गया है। कंपोस्टिंग के द्वारा मलमूत्र, सूखी पत्ती, फल के छिलके इत्यादि जमीन में दबा दिए जाते हैं, तो उससे हमें किस प्रकार की खाद प्राप्त होती है? ऑप्शन में है उर्वरक खाद, यूरिया खाद, जैविक खाद, और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है जिसमें से हमको ढूंढना है वो ऑप्शन जो सही होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो है जैविक खाद। जी हाँ, ऑप्शन सी सही होगा, जैविक खाद। तो 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वें क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस रंग के कूड़ेदान में जैविक कचरा यानी गलने वाला कचरा फेंका जाता है? तो 2 प्रकार के कूड़ेदान होते हैं, एक हरा होता है, एक नीला होता है। आपने देखा होगा कहीं भी कूड़ादान लगता है तो 2 कूड़ादान साथ में लगते हैं, एक हरे रंग का होता है, एक नीले रंग का होता है। तो हरे रंग के कूड़ेदान में जैविक कचरा यानी गलने वाला कचरा फेंका जाता है और नीले कूड़ेदान में ठोस कचरा यानी ना गलने वाला कचरा फेंका जाता है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, हरे रंग के कूड़ेदान में गलने वाला कचरा फेंका जाता है। आइए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है, देहातों में नल के पानी के लिए जो गड्ढा या सोख्ता बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आप देखते होंगे देहातों में जहाँ पर नल पानी के लिए लगाया जाता है लेकिन पानी जाने का कोई व्यवस्था नहीं होता है, नाली नहीं होती है, नाला नहीं होता है, तो वहाँ नल के पानी के लिए लोग सोख्ता बनाते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें कुछ कंकड़ भर के और ऊपर से ढक देते हैं तो उसमें पानी सोखा करता है। उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया है कूप, नल गड्ढा, कूड़ा खाना, शोकपीट। तो इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर अभी हम आपको नहीं बताएंगे, आप इसका आंसर कमेंट करके हमको बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा और इसका एक आंसर ज़रूर बताइएगा। अगले सेट में, अगले वीडियो में आपको इसका आंसर हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि 15वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये हो गया आज का पर्यावरण से संबंधित एक नया सेट, पहला सेट। इसी तरह आपको डेली एक पर्यावरण का सेट मिलता रहेगा जो टोटल का टोटल NCERT पैटर्न पर आधारित होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है ये, इसको ज़रूर आप परीक्षा तक देखिए। परीक्षा तक आपका इसके माध्यम से इतनी तैयारी हो जाएगी कि आपके 30 क्वेश्चन जो आते हैं यूपी टेट में या फिर सुपर टेट में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं वो 100% सही होंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में जितने भी ग्रुप हैं आपके व्हाट्सएप इत्यादि में वहाँ आप इस वीडियो को लिंक को शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।